तो निश्चित तौर पर ये जानना दिलचस्प होगा कि किस तरह से गुजरात में चुनाव हो रहे हैं और किस तरह से उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हो रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता अलग अलग जगहों से, गुजरात से नीरज सिंह जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनके साथ ये चर्चा करते हैं और हमारे साथ में आशुतोष शुक्ला भी जुड़े हुए हैं। मैनपुरी और रामपुर के चुनावों को लेकर वो जानकारी देंगे। तो सबसे पहले नीरज के पास जाते हैं। नीरज, क्या चुनावी रंगत आप बताएंगे, किस तरह से आज अंतिम दौर का चुनाव है, 93 सीटों पर मतदान हो रहा है, तमाम दिग्गज नेताओं की किस्मत का फैसला जनता कर रही है, क्या जानकारी देंगे गुजरात से आप हमें? देखिए, बिल्कुल जनता फैसला करेगी और वो फैसला हो भी रहा है। सुबह से लोकतंत्र के इस पर्व में तमाम जो जनता है, जो वोटर हैं, वो अपनी आहुति दे भी रही है और 8 तारीख को ये पता भी लग जाएगा कि इस आहुति का जो रिजल्ट है वो क्या रहा। लेकिन मुकाबला बेहद दिलचस्प देखने को मिल रहा है। अगर हम पूरे गुजरात इलेक्शन की बात करें तो इस बार द्वितीय चरण में उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात की जो सीटें हैं वहां पर चुनाव हो रहा है। 93 सीटें हैं और उत्तर गुजरात अगर हम निखिल देखें तो ये एक ऐसा जगह रही है, या ये कह सकते हैं कि एक ऐसा इलाका रहा है जहां पर कांग्रेस पार्टी हमेशा से भारी रही है। 2017 के इलेक्शन में भी कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी से बढ़त बनाई थी। 2012 के इलेक्शन में भी भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस की बढ़त रही थी। तो इस बार क्या उत्तर गुजरात का जो किला है वो भारतीय जनता पार्टी ढहा देगी? क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर गुजरात में कैंपेन किए हैं, प्रधानमंत्री की कई सारी रैलियां हुई हैं उत्तर गुजरात में, इसके अलावा जेपी नड्डा और अमित शाह लगातार फोकस करते रहे उत्तर गुजरात में। उत्तर गुजरात में पिछले 5 सालों में कई सारे ऐसे काम वहां पर किए गए, चाहे पानी पहुंचाने की बात हो, किसानों को और ज़्यादा बेहतर सुविधाएं देने की बात हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा करने की बात हो, तो ये तमाम काम हुए। तो इन कामों की बदौलत क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की इस गढ़ को ढहा पाएगी, ये देखना होगा। इसके साथ ही अगर हम निखिल मध्य गुजरात की बात करें तो मध्य गुजरात एक ऐसा इलाका रहा है जो हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। शहरी इलाका ज़्यादा रहा है और बड़ौदा में करीब करीब सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज करी थी। इसके अलावा अगर आप देखें, आनंद है, खेड़ा है, ये सारे इलाके हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी मजबूती से रही है। अभी भी अगर हम देखें जो वोटिंग है 35% के आसपास जो वोटिंग है 1 बजे तक हो गई है। तो ये बता रहा है कि अच्छा रुझान है, क्योंकि दोपहर के समय वोटिंग थोड़ी सी कम होती है क्योंकि लोग लंच करने चले जाते हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में व्यापारी वर्ग हैं जो देर रात तक अपनी दुकानें खोलते हैं, उसके बाद लेट तक उठते हैं और 3 बजे के बाद उसी तरीके का वोटिंग टर्नआउट देखने को मिलेगा मतदान केंद्रों पर, जो सुबह के समय 8 से और 11 बजे के बीच में देखने को मिला था। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के बीच ही मेन मुकाबला है, लेकिन कहीं कहीं जो शहरी इलाके हैं और इसके अलावा आदिवासी इलाके हैं वहां पर आम आदमी पार्टी ने भी धुआंधार प्रचार करके जो मुकाबला है उसे त्रिकोणीय बनाया है। तो अब देखना होगा कि इसका जो लाभ है वो आम आदमी पार्टी को कितना मिलता है। क्या आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के वोटों को कम करेगी या आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी के वोटों को कम करेगी, तो ये 8 तारीख को पता लगेगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि दूसरे फेज में जिस तरीके से मतदाता निकलकर सामने आ रहे हैं उसे देखकर लगता है कि पिछली बार जो वोटिंग टर्नआउट था उसको टूटने की उम्मीद है, क्योंकि पहले फेज से जरूर थोड़ी सी निराशा हाथ लगी है कि 3 से 4% के बीच में जो मतदान है वो निखिल कम हुआ है। लेकिन दूसरा फेज हमको लगता है जिस तरीके से टर्नआउट हो रहा है तो उम्मीद की जा रही है। जी नीरज, आशुतोष हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, किस तरह का चुनावी समर मैनपुरी में और रामपुर में देखा जा रहा है, क्योंकि इन दोनों जगहों पर समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा लगी हुई है। एक जगह उनके दिग्गज नेता आजम खान को हटाया गया और उनकी वजह से ये उनकी जो ये सीट रिक्त हुई है वहां पर हो रहा है, तो उनकी किस्मत जो है इससे भी कहीं ना कहीं जुड़ती है कि अगर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीतता है तो आजम खान का जो एक रसूख है वो रामपुर में बरकरार रहेगा। और यही बात मैनपुरी के लिए सही कही जा सकती है यादव परिवार के लिए, और यही वजह है कि उन्होंने अपनी बहू को और अखिलेश यादव की पत्नी को चुनाव मैदान में उतारा है। क्या चुनावी रंगत है, किस तरह से मतदान हो रहा है, क्या ट्रेंड देख रहे हैं आप? देखिए निखिल, जिस तरीके से रामपुर और मैनपुरी का आपने जिक्र किया, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का ही प्रश्न नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सर्वाइवल
और राजनीतिक सर्वाइवल नहीं, राजनीतिक बढ़त की अगर हम बात करें, आजम खां के लिए सर्वाइवल की बात हो सकती है, अखिलेश यादव या डिंपल यादव या समाजवादी पार्टी के लिए ये जो है बढ़त की बात हो सकती है। दोनों जगहों पर अगर दांव पर कुछ लगा है तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी का रसूख लगा हुआ है। मैनपुरी में जिस तरह से परंपरागत रूप से ये माना जाता था कि ये समाजवादी पार्टी की सीट है और यहाँ पर मुलायम सिंह यादव नेतृत्व किया करते थे, कई बार विधानसभा लोकसभा यहाँ से गए या उनके परिवार का कोई गया, निश्चित रूप से इसके ऊपर कोई पार्टी अपना दांव लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ करती थी। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद फिर आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा चुनाव हुए थे, उन चुनावों में जिस तरह से शिकस्त मिली थी समाजवादी पार्टी को, निश्चित रूप से चौकन्नी समाजवादी पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चाहे अपनी पत्नी के नाते या समाजवादी पार्टी के जो है प्रतिष्ठा के नाते मैनपुरी में अपना पूरा जोर लगा करके रखे हैं और यही कारण है कि यह मुकाबला अत्यंत रोचक हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दोनों स्थानों पर प्रचार किया था और उन्होंने साफ तौर पर समाजवादी पार्टी को जो है चुनौती दी थी और कहा था कि हमारे कार्यक्रम, हमारी नीतियां, हमारे तमाम सारे काम ऐसे हैं कि मैनपुरी में भी वो जो है भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अब वहां कोई डमी कैंडिडेट के रूप में नहीं बल्कि एक सबल प्रत्याशी के रूप में कड़ी टक्कर चुनाव में दे रही है। आशुतोष, ये देखने में आया कि रामपुर में आजम खान ने वो सारे आशुतोष, ये देखने में कहा है कि इस पूरे चुनावी समर के दौरान तमाम जो है आरोप प्रत्यारोप और जो जुबानी जंग है वो भी सामने आई और अभी आपने सुना कि किस तरह से आजम खान के खिलाफ एक बार दोबारा मुकदमा दर्ज करना पड़ा इस बदजुबानी की वजह से और यही कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के भी बोल बिगड़े। तो कुल मिलाकर किस तरह से आप इन चुनावों को एक तरह से देखते हैं कि इस हॉट सीट पर जो प्रतिष्ठा लगी है उसकी वजह से जो पूरा चुनावी समर है उस पर जो असर हुआ और साथ ही साथ किन मुद्दों को लेकर के ये दोनों दल आमने सामने हैं जनता के सामने? देखिए, पूरे चुनाव का अगर हम विश्लेषण करें, जो 3 सीटें पर चुनाव हो रहा है, लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों पर, अगर यहाँ पर मुद्दों की बात करें तो मुद्दों से ज्यादा जो है भावनात्मक बातों का जो है ज्यादा मुद्दा बनाया गया है। आजम खान ने रामपुर की हर गली में रो रो करके इस बात को प्रचारित किया कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ, हमारे ऊपर बकरी चोरी, किताब चोरी, कौन कौन से मुकदमे लगाए गए, हमारा मताधिकार का अधिकार भी छीन लिया गया, इसलिए जो है हमको समर्थन कीजिए, हमारे कैंडिडेट को जिताइए। लेकिन उनकी बदजुबानी जिसके चलते उनकी विधानसभा की सदस्यता गई और वह तब भी नहीं रुकी और विधानसभा चुनाव में फिर उन्होंने एक बार बदजुबानी की जिसको लेकर के उनके ऊपर फिर से एक मुकदमा दर्ज हुआ। तो कहीं न कहीं ये जब आदमी आपा खो बैठता है, जब बात प्रतिष्ठा की आती है, और खासतौर पर अगर हम मैनपुरी की भी बात करें तो मैनपुरी में भी लगभग 3.5 घंटे के अंदर ही मतदान शुरू होने के बाद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि निर्वाचन आयोग जो है निष्पक्ष होकर के चुनाव नहीं करा रहा है। हालांकि कोई दल, कोई तटस्थ जो है ऑब्जर्वर इस बात की तस्दीक नहीं करता है, लेकिन इसकी तैयारी भी पहले से कर ली गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने भी निर्वाचन आयोग लखनऊ में जाकर के इस बात की शिकायत की थी कि इनके लोगों के द्वारा दबंगई की जा रही है। उसके साथ जो है समाजवादी पार्टी ने अधिकारियों पर आरोप लगाए, निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाए, लेकिन जो तटस्थ मतदान होना चाहिए, निर्वाचन आयोग ने उसकी पूरी तैयारी, मुकम्मल तैयारी के साथ वहां पर मौजूद है, इसलिए इसकी आशंकाएं नहीं है। लेकिन एक बहाना जो है ढूंढने के लिए, चाहे वो ईवीएम बहाना मिल जाए या प्रशासनिक दबाव बहाना मिल जाए, उसको लेकर समाजवादी पार्टी जो है कहीं न कहीं मौका ढूंढती रही है और आज भी इसी तरह की बातें की हैं। तो ये जो दोनों स्थानों के चुनाव रहे हैं, निश्चित रूप से ये हार और जीत का तो फैसला करेंगे ही मतदाता, लेकिन बदजुबानी के लिए भी ये चुनाव जो है निश्चित रूप से जाना जाएगा। निश्चित तौर पर तो बेहद महत्वपूर्ण है ये चुनाव भी, और गुजरात के चुनाव भी बेहद महत्वपूर्ण है। नीरज, आपने बहुत जानकारी दी है और आपने चुनावी रंगत से भी हमको रूबरू कराया है, आपका शुक्रिया। और साथ ही साथ आशुतोष, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चुनाव पर चर्चा करने के लिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों लोग।